वलीमे का फंक्शन इख्तिताम का पहुंच चुका था। सब लोग घर पर रवाना हो चुके थे। रिजा और अहद भी अभी पहुंचे थे। अहद का फ़ोन बजा। इसने रिजा का हाथ रचना को थमा दिया कि वो इसे कमरे में छोड़ दे। रिजा आप बहुत प्यारी लग रही थी, रचना ने कहा तो रिजा मुस्कुरा दी। थैंक्स रचना, काश मैं भी देख सकती तो तुम्हारी भी तारीफ करती, लेकिन कोई नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। रिजा ने उदासी से कहा तो रचना फ़ौरन बोली, रिजा आपको पता है कि आप देख सकती हैं, आप इंसान की अच्छाइयाँ देख सकती हैं, भले ही रंग नहीं देख सकती लेकिन इखलाक देख सकती हैं। लेकिन आजकल के लोग आंखें होने के बावजूद अंधे होते हैं, सिर्फ शक्लों को ही अहमियत देते हैं, दिल को नहीं। रिचा ने काफ़ी गहरी बात की। रिजा मुस्कुरा दी। इसे कमरे में छोड़ के वो बाहर निकल गई। रिजा हाथ हवा में लहराती उठी तो हाथ अहद के चेहरे पर लगा जो अभी वहाँ दाखिल हुआ था। इसने आंखें बंद करके महसूस किया था इस लिम्स को। रिजा ने हाथ पीछे खींचा तो अहद ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे लबों तक ले गया। रिजा को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक आंखें लबालब पानी से भर गई। कुछ अजियत नाक बातें जो इसने हाल में सुनी थी याद आ गई। दूर रहो मिस्टर अहद मुजीद। क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? एक गंदी लड़की से शादी करके तुम्हें क्या मिला? बहुत गलत किया तुमने, सारी ज़िंदगी पछताओगी। अभी भी वक्त है, दे दो मुझे तलाक और आज़ाद हो जाओ मेरे बोझ से। वो हाथ झटकती चिल्लाई। इसके लहजे में बेइंतहा दर्द था। आंखें तो पहले ही भीग चुकी थी। रिजा पागल मत बनो। लोगों की बातों की वजह से तुम मेरा और अपना रिश्ता क्यों खराब कर रही हो बेवकूफ़ लड़की? मोहब्बत में महरूमियाँ नहीं देखी जाती बल्कि इन महरूमियों को समेट लिया जाता है, और तुमने अपनी कमी को अपने सर पर सवार कर लिया है। अगर तुम नहीं देख सकती तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है डैमिट? अहद गुस्से से दहाड़ा। रिजा की बातें इसे हमेशा आपे से बाहर कर देती थी। इसका लहजा महसूस करके रिजा कांप गई। अहद ने इसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। क्या तुम्हें मेरे लहजे से कभी महसूस हुआ कि तुम मुझ पर बोझ हो? नहीं ना, तो क्यों ऐसे बातें कर रही हो जो तुम्हारे जख्मों को ताज़ा कर देते हैं? और तुम्हें तकलीफ में देख के मैं खुश रह सकता हूँ भला? रिजा आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अब ऐसी कोई बात मत करना कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े जो मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता। अहद ने रिजा को करीब किया और उसकी गर्दन को होठों से छूने लगा। रिजा इसका लिम्स अपने कंधे पर महसूस करके काँप रही थी। अहद जो इसे समझाना चाहता था वो रिजा बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। रिजा, आप कुछ बोलने से पहले सोच लेना क्या बोल रही हो। अहद इसे छोड़कर पीछे हुआ और जो इसकी गुर्बत से पसीना पसीना हो चुकी थी। सुख का सांस लिया। अहद ने हाथ बढ़ा के इसके माथे का पसीना साफ किया। रिजा बस इसे महसूस कर रही थी। रिजा ने चेंज कर लिया। अहद के पास लेटी थी। अहद ने सर के नीचे हाथ रखे इसे देख रहा था। रिजा की आंखें बंद होने लगी तो अहद ने इसे खींच दिया। रिजा हड़बड़ा के जागी। क्या हुआ? अहद इसकी हड़बड़ाहट सुन के मुस्कुराया। इस रिजा के तकिए में फैले बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। रिजा कुछ ना बोली और सोने लगी। अहद ने इसके बालों पर लब रख दी और सोने ही वाला था कि इसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक साया नजर आया। अहद वहां तक गया और आहिस्ते से पर्दा हटाया। कौन था यहाँ? अहद ने किसी को ना पाकर खुद से सवाल किया। अहद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था, इसलिए कोई भी आसानी से आ जा सकता था। बाहर लॉन था जिसकी हवा से पर्दे लहरा रहे थे। अहद ने खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी नहीं था। वो हैरान हुआ कि कौन हो सकता है। लगता है वहम है मेरा। अहद ने वहम समझकर सर झटक दिया। वापस आया तो देखा रिजा गहरी नींद सो रही थी। वो भी इसके पहलू में लेट गया और इसकी कमर पे बाजू रखकर खुद में बीछ दिया। बाहर खड़ा वो काला साया अंगारों से सुर्ख आंखें लिए शीशे से पार रिजा और आहत को देख रहा था। मास्क से चेहरा मुकम्मल ढके होने हुड पहने सिर्फ इसकी आंखें नुमायां हो रही थी। इसने हाथों की मुट्ठी बनाई, जब्त करने की कोशिश कर रहा था। फिर मुड़कर पीछे देखा और दीवार फैलांग गया और काली रात का हिस्सा बन गया। अशफाक, मुझे समझ नहीं आया हम इस शादी में क्यों शरीक हुए हैं। सारा और अशफाक साहब जब घर आए, सारा इनसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब वो इस शादी के खिलाफ थे तो फिर क्यों शरीक हुए हैं शादी में। अशफाक के कुछ समझाने पर ही मिराह तैयार हुई थी इस शादी को मानने का ढोंग करने के लिए, और सारा को कुछ पता ही नहीं था। सारा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम जानती हो मैंने ये सब क्यों किया? उन्होंने सारा से सवाल किया तो सारा ने इनकार कर दिया। तो अशफाक साहब शातिर सा मुस्कुराए। ये सब भी एक बिजनेस प्लान है, तुम्हें पता है। अहद की वजह से बिजनेस में काफ़ी तरक्की हो रही है और वो अब मुझे शहद में से मक्खी की तरह निकाल देना चाहता है। वो बिज़नेस का बंटवारा करना चाहता है, और तुम जानती हो मेरा शेयर सिर्फ 30% है, और इसने हमें अलग कर दिया तो हम रोड पे आ जाएंगे। इसलिए मैं अहद से किसी भी किस्म की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। अशफाक ने सारा से कहा।
सारा सब खड़ी सुन रही थी और समझ भी रही थी। उन्होंने सर हिलाया। तुम्हें नहीं पता इस दौलत और बिजनेस को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ किया है और कितने पापड़ बेले हैं। अशफाक ने इजाफा किया तो सारा समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात तो है कि अहद अब हमें अलग नहीं करेगा। सारा ने सवाल किया तो अशफाक इनकी तरफ मुड़ गए और अजीब सी हंसी हंसने लगे। बिल्कुल नहीं करेगा, हम इसे ऐसा करने का मौका नहीं देंगे। मतलब सारा की समझ से बाहर था कि वो क्या बोल रहे थे। खुद ब खुद ही समझ जाओगी। वैसे आपने मिर्हा को कैसे समझाया? सारा को अभी तक समझ नहीं आया तो मिर्हा तो किसी के सुनने के तैयार ही नहीं थी। निकाह वाले दिन तो कमरा बंद करके काफ़ी तोड़ फोड़ कर रही थी। अशफाक साहब ने इसे समझाया था जिससे वो पुरसुकून हो गई और साथ ही साथ वलीमे में शामिल होने के लिए भी मान गई थी। मिर्हा को सिर्फ इतना समझाया कि अहद की बीवी अंधी है, वो जल्द ही इससे बेजार हो जाएगा, तब हम अहद की शादी से करवा देंगे बस। अशफाक साहब ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, पर सारा इन्हें शक की नज़रों से देख रही थी कि इतनी आसानी से तो मिर्हा काबू नहीं आती। आप सच कह रहे हैं? सारा ने मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। सच में बेगम, अशफाक साहब ने कहा तो सारा को अभी भी यकीन नहीं आया। अशफाक साहब ने जो कुछ कहा था वो तो सिर्फ मिर्हा जानती है, और वो पता नहीं इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। रिदा सुनो ना यार। हैदर रिदा के पास बेड पे बैठा था। रिदा जो इस कदर थक गई थी कि चेंज करते ही सोने लगी, तो हैदर जिसे नींद नहीं आ रही थी मुसलसल इसे आवाज़ें दे रहा था। रिदा ने नींद में जवाब दिया। हैदर बुरे बुरे मुंह बना रहा था। रिदा यार, मुझे नींद नहीं आ रही, हैदर ने बेचारगी से कहा। हैदर मैं थक गई हूँ, सोने दे। रिदा ने दूसरी तरफ मुंह कर दिया तो हैदर को एक शरारत सूझी। वो झट से बोला, रिदा देखो, अरे इतनी बड़ी छिपकली तुम्हारे तकिए पे। हैदर ने जोर से कहा तो रिदा इसकी बात सुनकर झट से खड़ी हुई हैदर के साथ लिपट गई। छिपकली हैदर, छिपकली। रिदा चीखती हुई से लिपटी। हैदर दांतों तले लब दबाए हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। रिदा और वो बेड पे खड़े थे और वो रिदा चीख रही थी। हैदर मजे से इसके गिर्द बाजू लपेटे खड़ा था। यार हैदर छिपकली, मैं तुम्हें छिपकली लगता हूँ? हैदर की बात पर रिदा ने हैदर को देखा, फिर डर के पीछे देखा तो कुछ नहीं था। हैदर का बस हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। रिदा सब समझ गई। इसने तकिया उठाया और हैदर की तरफ फेंका जो बेड से नीचे उतर चुका था। हैदर, ये क्या बचपना था, मुझे नींद आ रही थी। रिदा ने गुस्से से कहा, कमर पे हाथ टिकाते हुए कहा। यार रिदा, मैं बोर हो रहा हूँ, अब तुम्हारी नींद खराब हो चुकी है तो चले। हैदर इस तक पहुंचा और बड़ी मासूमियत से बोला, कहा हमारे बच्चों की शादी पे। हैदर ने नाक फुला के कहा तो रिदा को हंसी आ गई। रिदा को हंसता देखकर बोला, यार बाहर आइसक्रीम खाने। हैदर ने इसे कांधे पर दुपट्टा रखा तो रिदा हैरान हो गई। अभी? हैदर नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है। रिदा ने साफ इनकार कर दिया। प्लीज़ रिदा, हैदर ने कहा तो रिदा ने काफ़ी देर सोचा, फिर मान गई। हैदर और रिदा आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े थे। हैदर ने रिदा के लिए एक आइसक्रीम ली थी और खुद भी खाने में मसरूफ़ था। आज रिदा इसे बच्चों जैसे हरकतें करते देख काफ़ी हैरान थी। इसे काफ़ी हंसी भी आ रही थी। अहद रिजा की शादी को हफ्ता होने वाला था। अहद ने रिजा का काफ़ी ख्याल रखा था। अब वो ऑफिस जा रहा था। दिन भर ऑफिस से रिजा को कॉल करता, बार बार दादी रचना से इसके बारे में पूछता। अभी रिजा, उमर और रचना लॉन में बैठे थे। रिजा इनसे बातें कर रही थी। पता है आपको, रिजा मैं शुरू से ही बहुत स्मार्ट थी। रचना चश्मा पीछे करती हुई फखरी अंदाज में बोली। उमर ने बुरा सा मुंह बनाया। वैसे शक्ल से लग तो नहीं रहा कि स्मार्ट हो, उल्लू लग रही हो। उमर ने इसे चिढ़ाया तो रचना ने दांत पीसे अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लस हैंडसम हूँ। हाँ, लंगूर हो पूरे, रचना दिल में बोली तो रिजा हंसने लगी। इसने फ़ौरन टोक दिया, हाँ हो बहुत क्यूट रचना तुम, और उमर तुम स्मार्ट, अब लड़ना मत। हाँ मेरी प्यारी भाभी को तंग मत करना। पीछे खड़ी मिरहा मसनूई मुस्कुराहट लिए खड़ी थी उमर और रचना को दिखाने के लिए। अरे मिरहा, कहाँ भाभी इतनी क्यूट हैं, इन्हें जितना तंग करो कुछ नहीं बोलती। उमर ने इजाफा किया। इसने मिरहा की तरफ देखा जो गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रही थी। वैसे भाभी, अहद आपको बहुत चाहता है ना, देखो कितना फ़ोन करता है बार बार। मिरहा ने मुस्कुरा के कहा। रचना कुछ बोलती कि इतने में ब्लैक गाड़ी घर में दाखिल हुई। अहद बाहर आया। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी, बैग भी था। इसे सलाम किया, फिर रिजा को लेकर अंदर आ गया। सबके सामने फ़ाइल रखी। ये क्या है बेटा? दादी ने पूछा। अशफाक साहब का डर कहीं पूरा तो नहीं होने वाला था। दादी, ये रिजा की रिपोर्ट्स हैं, अहद ने कहा। इसकी आवाज़ में वाज़िया संजीदगी थी। सबको डर लग रहा था कि वो इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा था।
तो क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? काजिम साहब ने पूछा। वो वहीं मौजूद थे। दादू, मैं रिजा को लंदन ले जाना चाहता हूँ। वहाँ इलाज होगा तो बहुत चांस है रिजा के ठीक होने के। आहत ने मुंह के नीचे हाथ रखते हुए कहा। अशफाक साहब को यही चाहिए था। वो खुशी से बोले। तो बेटा जाओ, रिजा बेटी का इलाज ज़रूरी है। यहाँ ऑफिस मैं देख लूँगा। चाचू हैदर सब संभाल लेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हम कल ही जा रहे हैं, रिजा को वो सुना रहा था, जो जैसे बिल्कुल सदमे में चली गई थी। रचना को बोलकर वो कमरे में जा चुकी थी। वो रोए जा रही थी। पता नहीं क्यों इसे आहत का फैसला अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से आहत ने इसे मोहब्बत का एहसास दिलाया था, लेकिन मिर्हा की वो बातें भूल नहीं पा रही थी। आहत कमरे में दाखिल हुआ तो इसे रोते देखकर फौरन वहां तक पहुंचा। रिजा, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? आहत घुटनों के बल बैठता इससे पूछने लगा। वो काफ़ी परेशान हो गया था। रिजा के चेहरे को हाथों में भरे वो इसके आंसू साफ करने लगा। रिजा ने नफरत से इसका हाथ झटका। बस इतनी ही मोहब्बत थी। एक हफ्ता नहीं हुआ शादी को और मेरी मासूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, जो इंग्लैंड ले जा रही हो इलाज के लिए। बस इतने सच्चे थे तुम्हारे दावे, अब ऊब गए हो तुम, इसीलिए ये सब। आज तो इसका भला सोच रहा था और वो क्या समझ बैठी थी। रिजा, तुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे दिमाग पे ऐसी खुराफात आती कहाँ से, बेवकूफ़ लड़की। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर दिल कुड़ता है, मेरा दर्द होता है मुझे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी दुनिया के रंग देख सको। बस हाथ ने अपना माथा मसलते सख्ती से कहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था इसकी ऐसी बातों से। रिजा, कल हम लंदन जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। अहद ये कहता ड्रेसिंग रूम में घुस गया और रिजा बस पीछे कुड़ती रह गई। रिजा अहद के सीने पर सर रख के सो रही थी। दोनों भी प्लेन में थे। आज सबसे मिलने के बाद रिजा और अहद की इंग्लैंड के लिए निकल चुके थे। रिदा, हैदर और आमीन भी आए थे मिलने। इन्हें और क्या चाहिए था अगर रिजा ठीक हो जाती तो। अहद ने रिजा को नींद की टैबलेट दे दी, जिससे वह काफ़ी गहरी नींद में थी। अहद को पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कोई इसका पीछा कर रहा है। 2 से 3 दफ़ा वो साया से खिड़की में नजर आया। अभी भी पता नहीं, इसे लग रहा था कोई इन पे नज़र रखे हुए है। अहद के पीछे वाली सीट पे एक ब्लैक हैट पहने मास्क लगाए शख्स बैठा था। वो इंसान काफ़ी पुरअसरार लग रहा था।